नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 1 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 1 अप्रैल मूर्ख दिवस भी होता है, तो उसकी भी शुभकामनाएं आप सभी को। और साथ ही साथ में बीपीएससी का स्थापना भी इसी दिन हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को। तो देखिए, आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन शुरू करने से पहले पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग ही बनाया था मैंने, जिसमें आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाती है, सवाल आते हुए भी आप क्या गलती कर बैठते हैं एग्ज़ाम में, वो मैंने समझाने की कोशिश की थी। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, सैटरडे को अपलोड हुआ था। और अगर आंसर राइटिंग नहीं आती है आपको तो देख कर सीख सकते हैं आप। वो वीडियो सभी के लिए अवेलेबल होता है, कोई पेड का नहीं है। पेड केवल आंसर राइटिंग चेक ही होता है और PDF का है, बाकी कोई भी चीज़ पेड नहीं है अभी अपने चैनल पर। ओके, अगर आपको भी जुड़ना हो पेड ग्रुप से तो आप मैसेज कर सकते हैं। 3 मंथ का लीजिएगा, 3 मंथ का सही रहेगा। 6 महीने का भी ले सकते हैं। 1 मंथ में आपका कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। कई सारे लोग ले लेते हैं, उसके बाद फिर लिखते भी नहीं है। ऐसा भी हुआ है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेकर लिखते नहीं हैं, फिर 1 महीने बाद 10 दिन बाद मैसेज करेंगे कि डेंगू हो गया था, फ्लू हो गया था, ये हो गया था। ठीक है, बीमार पड़ने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और वो नुकसान की भरपाई फिर सालों साल नहीं हो पाती है। ठीक है, जिस भी कारण से आपका पढ़ाई छूटता है, अगर कंटिन्यूटी टूट रही है तो यानी कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चलिए देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो हेडलाइन है कि भाई कल दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक का बहुत ही बड़ा रैली था, अभी तक का सबसे बड़ा रैली था। पटना के पश्चात, गांधी मैदान के पश्चात अब इंडिया में यहाँ पर हुआ है। बम्बई में भी रैली हुई। तो ये विपक्षी दलों का ठीक है रैली है। चलते हैं, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। आज का न्यूज़ देखिए क्या है। तो प्रधानमंत्री जी भी अभी चुनावी यात्रा पर हैं सभी जगहों पर, और आरोप प्रतिरोप चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। इन्होंने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है उसने एक कच्चा दीव, क्या है इसका नाम ही है कच्चा तीवू। क्या नाम है इसका? कच्चा तीवू बोलते हैं, तमिल वर्ड है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। कच्चा तीवू आइलैंड जो है वो कांग्रेस ने किसको दे दिया? तो श्रीलंका को दे दिया। अब इंदिरा गांधी जी के समय में इस आइलैंड को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता हुआ था। तमिलनाडु के नेता, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में इस आइलैंड का बड़ा ही महत्व है। तमिलनाडु के जो नेता हैं अलग अलग, वो मांग करते रहते हैं कि इस आइलैंड को भारत को फिर से पूरा प्राप्त करना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर काफ़ी लंबे अरसे से विवाद रहा है। क्यों रहा है विवाद? क्योंकि भारत के मछुआरे इस द्वीप पर कोई इंसान नहीं रहता है, लेकिन मछुआरे इसके इर्द गिर्द जाते हैं तो कई बार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको हैरास किया जाता है श्रीलंका के नौसेना के द्वारा। इस कारण से ये जो द्वीप है, ये तमिलनाडु की राजनीति में अहम भूमिका है इसका। और इसके साथ ही क्या है कि भारत की सॉवरेनिटी के लिए भी कई बार इसको माना जाता है कि ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अब उसको देखेंगे हम लोग, कच्चा तीवू द्वीप को तो देखेंगे ही, लेकिन उसके से पहले आपको एक आर्टिकल मैं पढ़ाता हूँ। आर्टिकल क्या है? तो भारत और ताइवान, इंडिया और ताइवान, चीन और ताइवान, तो चीन और ताइवान के संघर्ष में भारत की क्या भूमिका है, या भारत को किस प्रकार से प्रभावित करता है, या भारत का रोल क्या हो सकता है, इस पर द हिंदू में एक डिटेल आर्टिकल आया था। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडिया ताइवान को लेकर और चीन ताइवान को लेकर। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस आइलैंड को भी देखेंगे। फिर हम लोग इस आइलैंड का हिस्ट्री क्या है, क्यों विवाद में है, अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। ओके, देखिए ये जो निबंध है ये आपका चीन ताइवान संघर्ष संबंधित द हिंदू में 28 मार्च को प्रकाशित हुआ था। प्रिवेंटिंग ए चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट इस नाम से प्रकाशित, जिसमें ये बताया गया था शुरुआत में कि चीन द्वारा ताइवान के संप्रभुता पर हमेशा से दावा किया जाता है और चीन उसको अपना हिस्सा ही मानता है। चांग काई शेक याद है अगर आपने पढ़ा है, चीन का इतिहास तो पढ़ा होगा, वैसे आप लोग क्यों पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना होता है, चीन का इतिहास ही पढ़ते हैं, जिसमें सन यात सेन के बारे में पढ़ते हैं, डॉक्टर सन यात सेन के बारे में। उसके बाद से माओ त्से तुंग, चांग काई शेक के बारे में पढ़ते हैं। चांग काई शेक भाग के कहाँ पर चला जाता है? तो ताइवान जो वर्तमान द्वीप है वहाँ पर चला जाता है और पूरे चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार स्थापित हो जाती है। और चांग काई शेक जो है वो ताइवान में अपनी सरकार स्थापित करता है। तो उससे पहले तक दोनों द्वीप एक ही राष्ट्र के तहत आते थे, लेकिन बाद में चांग काई शेक ने उसकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और ताइवान को एक अलग देश के तौर पर स्थापित किया उन्होंने। ताइवान मानते हैं कि असली चाइना वो है, चाइना मानता है कि असली चाइना हम हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो देखिए क्या है चीन ताइवान संघर्ष का वर्तमान संदर्भ क्या है। तो ताइवान चिंग राजवंश के दौरान चीन के नियंत्रण में आ गया था, लेकिन 1895 में चीन जापान युद्ध में चीन की हार के बाद यह जापान के नियंत्रण में भी आ गया था। कब? तो 1895 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद वर्ष 1945 में चीन ने ताइवान पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों, राष्ट्रवादी यानी कि चांग काई शेक की सरकार होगी और कम्युनिस्ट यानी कि कौन हो गया? तो आपका माओ त्से तुंग हो गया।
के बीच छिड़े गृह युद्ध के कारण 1949 में राष्ट्रवादियों ने भागकर ताइवान में शरण ले ली। ताइवान मुद्दे की जड़ें नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच चल रहे गृह युद्ध में देखी जा सकती है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, 12th की हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी, 12th में ओल्ड एनसीईआरटी में 2 हिस्ट्री है, एक है मॉडर्न और एक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उसमें आपको मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री। कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस का हिस्सा नहीं। मैं भी बोल देता हूँ कि नहीं, मत पढ़िए। लेकिन अगर समग्र आपको समझना है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, तो कम से कम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की वर्ल्ड हिस्ट्री ज़रूर पढ़िए। उससे आपको मॉडर्न दुनिया का जो रूपरेखा है उसको समझने में काफ़ी मदद मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष हो, चाहे वो चीन ताइवान का संघर्ष हो, ये सब संघर्षों को समझने में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ओके। वर्ष 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के बाद राष्ट्रवादी सरकार ताइवान में शरण लेने के विवश हुई। वहाँ रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। किसकी स्थापना की उन्होंने ताइवान में? रिपब्लिक ऑफ चाइना की। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मुख्य भूमि पर, यानी कि चीन का जो वर्तमान आप बड़ा सा चीन देखते हैं, उस पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। किसने? कम्युनिस्टों ने। और जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने किसकी घोषणा की? तो रिपब्लिक ऑफ चाइना की, रिपब्लिक, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने किसकी घोषणा की? तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की। ओके। वन चाइना नीति क्या है? PRC, यानी कि ये पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और ROC, ये दोनों ही संपूर्ण चीन है, एक ही। यही है वन चाइना पॉलिसी। क्या भारत इसको मान्यता देता है? बिल्कुल, भारत ताइवान को अलग देश की मान्यता नहीं देता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत चीन सरकार का जो पक्ष है उसी को पक्ष मानता है और वन चाइना पॉलिसी को ही मान्यता देता है अभी तक। ओके। PRC ताइवान पर संप्रभुता का दावा करता है और इस बात पर बल देता है केवल एक चीन है, ताइवान उसका हिस्सा है। वन चाइना नीति, वन चाइना पॉलिसी यह दृष्टिकोण समाहित करता है। देख सकते हैं ये चीन है, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप ताइवान है, ये जापान है, ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये है आपका क्या, तो ये पूरा लाइन दिया हुआ है जिसे कई बार चीन अपना सीमा मान लेता है। ये फिलीपींस हो गया, यहाँ पर वियतनाम मिलेगा आपको, यहाँ पर मलेशिया मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंगापुर वगैरह मिलते हैं, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर मलेशिया है, यहाँ पर मलेशिया। ओके। तो इस मैप को भी ध्यान में रखना होता है आपको, क्योंकि मैप के बिना आप वर्ल्ड हिस्ट्री समझ ही नहीं सकते हैं या वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देश PRC को चीन की वैध सरकार को मान्यता प्रदान करते हैं, वन चाइना नीति को स्वीकार करते हैं। अमेरिका भी वन चाइना नीति को स्वीकार करता है, लेकिन ताइवान अगर बचा हुआ है तो उस अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ताइवान की संप्रभुता को मान्यता दिए बिना मुख्यतः आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध के रूप में ताइवान के साथ उसका अनौपचारिक संबंध बना रहा है, और ताइवान को बड़े स्तर पर हथियार की सप्लाई भी अमेरिका करता है, उसकी रक्षा सुरक्षा भी करता है। ताइवान की पहचान, ताइवान ने दशकों से अपनी स्वयं की सरकार, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण अपनी पहचान बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, खासतौर से माइक्रोचिप के निर्माण में इसका लीडरशिप हासिल है। इतना छोटा सा देश है लेकिन दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि चीन कभी भी इसको हथिया ले तो पूरे दुनिया का जो चेन है, सप्लाई चेन है, वो बाधित हो सकता है, उस पर एक मोनोपोली जमा सकता है चीन। इस कारण से भी इसकी रक्षा की जाती है कि भाई ताइवान पर चीन का कब्जा ना हो। ओके। क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उस उद्योग पर भी चीन का कब्जा हो जाएगा, जो पूरे दुनिया भर की इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा। क्रॉस स्टेट संबंध, गुजरते वर्षों में ताइवान मुख्य भूमि चीन के बीच संबंध उतार चढ़ाव आता है। उनके संबंध में तनाव शत्रुता के दौर आए हैं, तो साथ ही विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में गैर शत्रुता सहयोग के दौर भी आए हैं। ताइवान और चीन का संघर्ष भी है। तो ताइवान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर कौन है? तो चीन ही है। सबसे ज़्यादा माइक्रोचिप किसको बेचता है वो? तो सबसे ज़्यादा बेचता है वो चीन को ही। सैन्य धमकियां भी दी जाती है उसको। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, ताइवान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ रहता है। विभिन्न देश चीन के साथ अपने संबंधों और ताइवान की सुरक्षा एवं लोकतंत्र के अपने समर्थन के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल में चीन जब किसी देश के साथ में रिलेशन बनाता है तो उसके सामने पहली शर्त ये रखता है कि आप आज से ताइवान के साथ अपने रिलेशन को ख़त्म कर दीजिए। इसलिए दुनिया में कुछ चिन्हित देश हैं, 10 भी देश नहीं है, दोनों हाथ की उंगलियों पर हट जाएंगे, इतने कम देश हैं जिन्होंने ताइवान को एक अलग देश की मान्यता दे रखी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ठीक है। अगला देखिए कि ताइवान का सामरिक महत्व क्या है। तो ताइवान जो है वो, अगर आपको चीन, जापान, फिलीपींस इसके बीचों बीच में स्थित है, और इस एरिया पर अगर आपको वाकई नियंत्रण स्थापित करना है तो ताइवान से अच्छी जगह नहीं हो सकती है बेस वगैरह बनाने के लिए। देखिए ताइवान है, इधर आपको फिलीपींस दिखेगा, फिलीपींस सी है यहाँ पर, इधर आपको जापान दिखेगा, दक्षिण कोरिया यहाँ पर दिख सकता है, ये पूरा चीन का मेन लैंड है, ये ताइवान है, ये ताइपई सिटी है। ओके। सैन्य महत्व क्या है? मुख्य भूमि चीन से ताइवान की निकटता इसे चीन व अन्य क्षेत्रीय शक्ति दोनों के लिए सैन्य योजना एक महत्वपूर्ण कारक बनाती है। आर्थिक महत्व तो है ही, दुनिया भर के सेमीकंडक्टर का 90% के उत्पादन पर इसका एकाधिकार है। आप समझ सकते हैं कि ताइवान का
जो सेमीकंडक्टर उद्योग है उसमें मोनोपोली है एक तरह से, ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए भी उसको सही मानते हैं सभी देश। अब चीन के जैसे अगर तानाशाही प्रवृत्ति या कम्युनिस्ट की सरकार आ जाएगी तो वहाँ के उद्योग धंधों पर भी उनका कहीं ना कहीं कब्जा होगा, ठीक है। वर्तमान समय में चीन ताइवान संघर्ष के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? चीन की चिंताएं हैं, वन चाइना नीति को चुनौती मिल रहा है और इसलिए चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। आने वाले समय में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहाँ पर चीन जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश तो जरूर ही करेगा। इसके अलावा चीन ताइवान जो है वो ROC के 15 देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं, जबकि वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ देश, जापान, न्यूजीलैंड जैसे कई अन्य देशों के साथ भी ठोस संबंधों को रखता है। चीन का मुकाबला करने के लिए समझौता और सैन्य अभ्यास, UK और US ऑकस के बीच एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है, जिसे चीन का मुकाबला करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह का मालाबार अभ्यास भी है जो किसके बीच में होता है? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, US इनके बीच में होता है। अमेरिका द्वारा ताइवान को सामरिक रक्षा सहायता, यानी कि अमेरिका जो है वो बहुत ही भारी स्तर पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हथियार जो है बाकी किसी देश को दे न दे, लेकिन ताइवान को ज़रूर देते, जैसे F-16 सशस्त्र ड्रोन, रॉकेट सिस्टम, हार्पून मिसाइल, ये सब कुछ उसको देता है ताइवान को ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। युद्धपोत थियोडर रूजवेल्ट के नेतृत्व में एक अमेरिकी विमान वाहक समूह ने समुद्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने व समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले साझेदारी के निर्माण के लिए दक्षिण चीन सागर में भी प्रवेश किया था। मुद्दे पर भारत का रुख क्या रहा है, इसको ज़रा समझिए, यहीं से आपके सवाल बनेंगे और अगर मेंस में आपसे पूछा जाता है तो उसमें ये ज़रूर होगा कि भारत का रुख क्या है इसको लेकर। वन चाइना नीति को भारत सरकार मान्यता देता है। 1949 से ही भारत वन चाइना नीति को मान्यता देता रहा है, जहां ताइवान और तिब्बत को चीन के अंग के रूप में स्वीकार करता है भारत, जिसको कई सारे जो क्रिटिक्स हैं वो मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी भूल थी वन चाइना नीति को समर्थन देना। हालांकि भारत इस नीति का उपयोग कूटनीतिक तर्क के निर्माण के लिए करता है, अर्थात यदि वह वन चाइना नीति को विश्वास करता है तो चीन को भी वन इंडिया नीति में विश्वास करना चाहिए। लेकिन चीन आपके अरुणाचल प्रदेश पर भी सवाल खड़ा करता है, तो वन चाइना नीति की पुड़िया बनाकर उसने दक्षिण चीन सागर में फेंक दी है वन इंडिया नीति की। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अब रणनीति बदलने का दौर आ गया है। वो तो वन इंडिया नीति नहीं मानता, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, लद्दाख को अपना हिस्सा क्लेम कर देता है कई बार, और आप ताइवान को भी नहीं मानते हैं अलग देश, जबकि कई सारे देश दुनिया भर के जो हैं उसको अलग देश मानते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी रणनीति कहीं ना कहीं इस दिशा में अभी भी सही नहीं हुई है। राजनयिक संबंध आरंभ करना, भले ही भारत ने 2010 में संयुक्त वक्तव्यों और आधिकारिक दस्तावेजों में वन चाइना नीति के पालन का उल्लेख करना बंद कर दिया है, लेकिन चीन के साथ संबंधों के ढांचे के कारण ताइवान के साथ उसकी संलग्नता अभी भी सीमित है। ताइवान के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं वो जब मोदी जी को बर्थडे विश करते तो मोदी जी उसका रिप्लाई तक नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चीन के साथ हमारे संबंध जो है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ेगा। ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भारत के विदेश मंत्री ताइवान की यात्रा पर कहाँ जाते हैं, जल्दी बताइए मुझे। भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन 1995 में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के राजधानियों प्रतिनिधि कार्यालय बनाए रखा है जो वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य करते हैं। भारत और ताइवान के बीच में ऑफिशियल राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दूतावास के जैसा एक कार्यालय हमने बना रखा है दोनों देशों में। भारत में तीसरा TECC केंद्र खोलना, ताइवान ने भारत में विशेष रूप से मुंबई में अपना तीसरा प्रतिनिधि ताइपे आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर खोलने की घोषणा की है। और ताइवान भारत के बीच आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ताइवान पर अमेरिका बनाम चीन की भी नीति, जिसमें एक है कि अमेरिका ने 1979 में एक एक्ट पारित किया था जिसमें था कि अमेरिका ताइवान की सहायता करने के लिए बाध्य होगा अगर चीन द्वारा दबाव या आक्रमण किया जाता है। किस पर? ताइवान पर। तो इसीलिए चीन ताइवान का संघर्ष जो है ये कहीं न कहीं इनडायरेक्टली चीन और अमेरिका का संघर्ष बन जाता है जब भी बात आती है। तो अमेरिका का रुख, हाल की चीनी घुसपैठ, उस पर अमेरिका का विरोध ताइवान पर अमेरिका और चीन के विरोधाभासी रुख को व्यक्त करता है। इससे चीन ने ताइवान के विरुद्ध अपना सैन्य, राजनयिक व आर्थिक दबाव बंद करने, इसके बजाय ताइवान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद का आगे बढ़ने का आग्रह किया गया। देखिए, दरअसल में बात यह है ना कि संघर्ष जो है वो तभी ख़त्म होगा जब कोई इसका बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आएगा। या तो दुनिया भर के सभी देश ताइवान को मान्यता दे दें या तो चीन उसको हथिया ले, जो ना आजकल आशंका जताई ही जा रही हथिया लेगा। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। नहीं तो हो सकता है कि खूनी संघर्ष न शुरू हो जाए इसके कारण से।
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जुड़ा हुआ है कहाँ से, डायरेक्टली इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिस पर अमेरिका का भी दबदबा है, जिस पर अमेरिका की इकॉनमी का भी बहुत ज़्यादा निर्भरता है, भारत की इकॉनमी की भी निर्भरता है, जापान की इकॉनमी की भी निर्भरता है। तो इतना आसान तो नहीं होगा उसको हथियाना, बात बस इतनी छोटी सी है। अब इस चीज़ को बचाने के लिए अलग अलग मुद्दे चले जाते हैं, अलग अलग चालें चली जाती हैं, अलग अलग रणनीतियों को स्थापित किया जाता है। ओके, अगला देखिए टॉपिक क्या है, अगला इसी में टॉपिक है कि भारत क्यों नहीं चाहता कि संघर्ष आगे बढ़े। भारत का भी तो कोई रीजन होगा ना, भारत क्यों नहीं चाहता कि चीन और ताइवान के बीच संघर्ष आगे बढ़े। तो भारत और ताइवान के व्यापार 2001 के बाद से 7 गुना की वृद्धि हुई है और एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते की तलाश भी हम कर रहे हैं कि ताइवान के साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करें। ताइवानी फर्म पावर रिच सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ने भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के निर्माण के लिए टाटा समूह के साथ में साझेदारी की है। ये आपका पीटी फैक्ट हो गया कि पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कहाँ की कंपनी है, तो ये ताइवान की कंपनी है। किसके साथ समझौता किया इसने, टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया है और भारत में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण शुरू करने जा रही है ये कंपनी। भारतीय कामगारों को ताइवान भेजने के हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय उद्योग, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएं व प्रवासी आबादी सभी ताइवान स्टेट में अस्थायी शांतिपूर्ण यथास्थिति में अपना हित देखते हैं और इस कारण से भारत चाहता है कि चीन और ताइवान का संघर्ष जो है वो आगे ना बढ़े। युद्ध के कारण व्यवधान हो सकता है। ताइवान के विरुद्ध कोई भी चीनी आक्रमण भारत के लिए अत्यंत नुकसानदेह सिद्ध होगी। ऐसा परिदृश्य वस्तुतः चीन व ताइवान के साथ वैश्विक व्यापार को बाधित कर देगा। मैंने अभी आपको बताया, 10वीं बार बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा निर्भर किस देश पर है तो ताइवान पर है। 90% सेमीकंडक्टर, कार में भी अब तो सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण उपयोग किया जाता है। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप सभी जगहों पर उपयोग होता है। वो सभी उद्योग ठप पड़ सकते हैं एकमात्र कारण से। ओके, ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि इस संघर्ष की लागत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 10% से भी ज़्यादा होगी। दुनिया के जीडीपी का 10% से ज़्यादा इस युद्ध की लागत हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा झटका लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल तक सभी क्षेत्र जो हैं उनमें हमें देखने को दिक्कत मिल सकती है कि भाई सभी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। सीमा के पार स्पिल ओवर इफेक्ट, चीन और अमेरिका के बीच एक लंबा सा सामान्य युद्ध ताइवान से पूरे अन्य क्षेत्र में भी फैल सकता है और कहीं न कहीं जब अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चीन के खिलाफ खड़ा होगा तो रूस चीन के समर्थन में खड़ा हो सकता है और फिर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के समर्थन में खड़ा हो सकता है, जापान अमेरिका के समर्थन में खड़ा हो सकता है और ये कहीं न कहीं बहुत ही बड़े संघर्ष को जन्म देगा। अब आपको समझ में आ रहा है, यह चीन, अमेरिका, अन्य क्षेत्रीय देशों की औद्योगिक क्षमता के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर सकता है जिस पर दुनिया निर्भर करती है। यह अल्पकालिक परमाणु खतरे की वृद्धि का भी जोखिम रखता है। भारत के दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी गिरावट होगी। इसलिए भारत चाहता है कि ये जो है संघर्ष ये कभी भी युद्ध में न तब्दील हो। इससे हमें ज़्यादा खतरा है, हमारी इकोनॉमी से लेकर हमारी सामरिक चीज़ों को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमारे लिए दो तरफा हो जाएगा कि हम रूस का साथ दें कि अमेरिका का साथ दें। ठीक है, पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। भारत क्यों नहीं चाहता है, क्या है मुद्दा, क्या विवाद का जड़ है, क्या इतिहास है, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना में अंतर भी आपको पता चल गया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या, अगला टॉपिक है कच्चातीवू द्वीप के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले इसका लोकेशन देखिए कहाँ है, उसके पश्चात इसके हिस्ट्री पर चलेंगे। देखिए ये है भारत, ये पूरा भारत का रीजन है। यहाँ पर आपको रामेश्वरम दिखेगा और ये जाफना रीजन है जो श्रीलंका का सबसे उत्तर का इलाका है। ये गृह युद्ध से प्रभावित रहा है। गृह युद्ध से आप तमिल लिबरेशन टाइगर्स का नाम सुना होगा, लिट्टे का नाम सुना होगा और प्रभाकरन का नाम सुना होगा आपने, और उससे पहले श्रीलंका गृह युद्ध का नाम सुना होगा आपने। सिंघली और तमिल लोगों के बीच के संघर्ष का नाम सुना होगा। मद्रास कैफ़े मूवी है, मद्रास कैफ़े मूवी शानदार मूवी है। इसको बैन कर दिया गया था दक्षिण भारत के कई सारे जगहों पर और अलग अलग भाषाओं में भी इसको बैन किया गया। बहुत ही शानदार मूवी है, देखिए कभी फुर्सत में तो मद्रास कैफ़े, उसमें इस संघर्ष को दिखाया हुआ है। और ये जो संघर्ष है ये काफ़ी पुराना रहा है। तो ये तो श्रीलंका के आंतरिक गृह युद्ध की बात हो गई। अब हम आते हैं कहाँ पर, तो ये है यहाँ पर रामेश्वरम और यहीं पर है कच्चातीवू द्वीप। ओके, अब इस द्वीप देखिए कितनी नज़दीकती है, कितनी नज़दीक है यहाँ पर, यहाँ से ये रामेश्वरम है, कितना नज़दीक है, ये यहीं पर है ना। तो इसके कारण से क्या होता है, कई सारे मछुआरे जो हैं वो बेचारे पकड़े जाते हैं। ठीक है, और ये जो द्वीप है तमिलनाडु की राजनीति में बहुत ही अहम भूमिका में है ये, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को प्रभावित करता है, ये मछुआरों को प्रभावित करता है। तो वहाँ की सरकार, वहाँ के नेता लोग मांग करते रहते हैं कि इस द्वीप को भारत सरकार ने क्यों दे दिया, हमें फिर से इसको प्राप्त कर लेना चाहिए, इस द्वीप को लेकर विवाद खत्म होना चाहिए, हमारा ही द्वीप है ये।
अब आपको पूरा पॉलिटिक्स समझ में आ गया। प्रधानमंत्री जी रैली में बोल दिया, अब वो हमारे सिलेबस बढ़ गया। इन नेताओं को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेताओं के कुछ ऐसा ना बोले जिससे हमारा सिलेबस बढ़े। आपस में आरोप प्रतिरोप कीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों बोलना है ना। चलिए देखते हैं इस द्वीप के बारे में। कच्चातीवी द्वीप मुद्दे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कच्चातीवी भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्टेट में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन स्थान है, कोई यहाँ पर रहते नहीं है, जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। ठीक है। 1974 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के सिरिमा आर.डी. भंडारनायके ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिससे कच्चातीवी को श्रीलंका के क्षेत्र के हिस्से को मान्यता दी गई। अब इसी चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, कच्चातीवी द्वीप श्रीलंका को दे दिया। ठीक है। कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, सब पता चल गया आपको। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है। अब इस स्वामित्व में परिवर्तन के कारण से वहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचा गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी का आरोप कांग्रेस पार्टी पर हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। निष्पक्षता के साथ इस चीज़ को समझिएगा। आपकी खिड़की के ठीक बाहर का ज़मीन अगर किसी और को दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष की स्थिति बन जाती है। ठीक है। तो कच्चातीवी द्वीप जो है, ये जब श्रीलंका को दे दिया गया तो वहाँ के लोगों को ध्यान में नहीं रखा गया। अब वो गलती से भी उस द्वीप के एरिया में चले जाते हैं तो उनके लिए बड़ा ही संकट का चीज़ हो जाता है। ठीक है। समझौता ने भारतीय मछुआरों को, देखिए यही मैं आपको कह रहा हूँ, कि द्वीप के आसपास मछली पकड़ने, वहाँ अपने जाल सुखाने की अनुमति के साथ भारतीय तीर्थयात्री द्वीप पर स्थित कैथिंग तीर्थ की यात्रा करने की अनुमति दी थी। लेकिन बाद में ये चीज़ इतना संघर्ष का कारण बन गया कि इन मछुआरों को भी परेशान करती थी वहाँ की नेवी पकड़ कर। ठीक है। अनुमति दी गई थी कब, तो 1974 ईस्वी में। मछली पकड़ने का अधिकार और आजीविका। भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरों ने ऐतिहासिक रूप से मछली पकड़ने के लिए कच्चातीवी का उपयोग किया है। हालांकि इस सुविधा को 1974 के समझौते में स्वीकार किया गया था। पूरक समझौते में वर्ष 1976 में हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1976 के समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के लिए समुद्री सीमाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित करना था। साथ ही दोनों देश के मछली पकड़ने वाले जहाज मछुआरों पर प्रतिबंध लगाना भी था। दोनों देशों में से किसी की भी स्पष्ट अनुमति के बिना एक दूसरे के जल क्षेत्र मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाना भी था। समझ में आ गया आपको चीज़ें। भारत सरकार का रुख का कानूनी पहलू। भारत सरकार 2013 में स्पष्ट किया कि पुनः प्राप्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी भारतीय क्षेत्र हस्तांतरित नहीं किया गया था। इस मुद्दे को ब्रिटिश भारत व सीलोन और श्रीलंका के मध्य विवाद के रूप में उठाया गया था। 1974-1976 में समझौते के माध्यम से हल किया गया था। केंद्र सरकार ने दावा किया कि कच्चातीवी भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई हिस्से पर स्थित है। ओके। राजनयिक व जनभावना। कच्चातीवी का स्थानांतरण भारत के संसद के दोनों सदनों में विरोध व बहस शुरू होने के कारण बना है। तमिलनाडु के नेताओं ने समय समय पर द्वीप की पुनः प्राप्ति की मांग उठाई है। इस द्वीप के अस्थायी पट्टे, एक पट्टा विलेख जिसमें कोई निर्दिष्ट समय अवधि नहीं होती, की मांग वर्षों से की जा रही है और इस कारण से ये भारी विवाद का कारण बना हुआ है। अगर आपसे स्पष्ट रूप से पूछा जाए, पीटी में सवाल क्या पूछेगा, पीटी में एक तो पूछ सकता है ये कहाँ पर स्थित है, तो पाक जलडमरू मध्य में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। कब इसको हस्तांतरित किया गया था, तो 1974 में समझौता किया गया था। 1976 में इसको फाइनलाइज करके डील साइन किया गया। ठीक है। और विवाद का कारण क्यों बनता है, यही सब कारण से वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। ये श्रीलंका के पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब श्रीलंका में तमिल मूल के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नरसंहार किया गया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उसके पश्चात ही वहाँ पर प्रभाकरण का जन्म हुआ था, प्रभाकरण को स्थापित किया गया था। उसके पीछे भी बहुत बड़ी सी कहानी है। भारत सरकार ने कई ऐसी चीज़ें की गई, कई ऐसी गलतियां भी की जो आप देखेंगे जब मूवी तो आपको समझ में आएगा। और श्रीलंका के इतिहास को, भारत के इतिहास को कभी जोड़ कर पढ़िएगा इंडिपेंडेंस के पश्चात, तो आपको उसमें बहुत कुछ दिखेगा। ठीक है। कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि लिट्टे की स्थापना, लिट्टे प्रभाकरण, उसकी स्थापना भारत सरकार का योगदान था। कई सारे लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। जासूसी वर्ल्ड की कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा जिक्र मिलता है आपको। चलिए अगले चलते हैं, अगले टॉपिक पर। ये बस ध्यान में रखिएगा द्वीप के बारे में। अगले टॉपिक पर चलते हैं। और बाद में ये जो लिट्टे है, इसको मारने के लिए भी भारत सरकार को ही पीस ऑपरेशन वहाँ पर चलाना पड़ा था, इंडियन आर्मी का। चलिए अगले टॉपिक पर चलते। कितना सारा मैं किस्सा सुनाऊँ। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला जो न्यूज़ है वो काफ़ी दुखदाई न्यूज़ है और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। क्योंकि वैसे ही अगर आप इलायची वगैरह ख़रीदने जाएंगे मार्केट में तो हद से ज़्यादा महंगा मिलता है। इलायची सबसे ज़्यादा महंगी मिल हो गई है। देखिए कार्डेमम का जो क्रॉप्स है ना, उसको सूखे के कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है कार्डेमम के प्लांटेशन को। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, वहाँ के किसानों ने क्या बोला है कि रिसेंट हिस्ट्री में
मतलब कि हाल फिलहाल के इतिहास में हमने इससे बुरा दौर सूखा का नहीं देखा था कार्डमम के लिए। कहाँ पर? तो इडुक्की की बात हो। इडुक्की कहाँ पर है बंधुओं? तो केरल राज्य में है, एक ज़िला है जो मसालों की खेती के लिए बड़ा ही फेमस है। और कार्डमम के कारण, कार्डमम पहाड़ी ही है दक्षिण भारत में। पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम हिस्सा कौन सा है? तो कार्डमम पहाड़ी है। तो कार्डमम की खेती, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सूखे के कारण से रिसेंट इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कार्डमम की खेती पश्चिमी घाटों में की जाती है। लेटराइट मृदा चाहिए होता है इसको उपजाने के लिए। लेटराइट मृदा यानी कि जिस एरिया में हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, वर्षा ज़्यादा और टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के केरल राज्य में स्थित इडुक्की जिले में कार्डमम की खेती जो है सूखे के कारण से प्रभावित हो गई है। कार्डमम की खेती और किन किन राज्यों में होती है इसको देखेंगे। क्या केवल दक्षिण भारत में ही कार्डमम की खेती होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैप दिखाऊंगा। लेकिन पीआईबी का न्यूज़ है कुछ समय पहले का, जैसे पीआईबी ने स्पष्ट किया था कि जो कन्वेंशनल एरिया है कार्डमम खेती के लिए, उसके अलावा भी भारत में कार्डमम की खेती शुरू हुई है। कहाँ पर शुरू हुई होगी? आप ज़रा सोचिएगा, बिहार में हो सकती है क्या? नहीं। कहाँ पर? अरुणाचल, नागालैंड, अरुणाचल, इन राज्यों में भी कार्डमम की खेती को शुरू किया गया है। कार्डमम की खेती बड़ा ही लाभदायक खेती मानी जाती है क्योंकि इसका प्राइस कभी भी कम नहीं होता मार्केट में। और कार्डमम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और इसके खेती कहाँ कहाँ पर की जाती है उसको बस हम देख लेते हैं। बाकी ये न्यूज़ छोटा सा था आपके लिए। ओके, चलिए देखिए कहाँ कहाँ पर इसकी खेती होती है। देखिए ज़रा इस मैप को गौर से, आपको ये दिखेगा सिक्किम में भी खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी थोड़ी बहुत खेती होती है। पश्चिम बंगाल के ऊपरी वाले हिस्से में थोड़ी बहुत खेती होती है। बाकी कर्नाटक में होती है खेती। सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा खेती होती है आपका केरल में। केरल में सबसे अधिक खेती होती है इसकी। तमिलनाडु के कुछ रीजन में भी इसकी खेती होती है। बाकी जो राज्य हैं उसमें कार्डमम की खेती नहीं होती है। केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। सिक्किम में भी अच्छी खासी खेती होती है इसकी, ज़रूर ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल का ऊपरी हिस्सा जो दार्जिलिंग वाला इलाका है या उससे ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर इसकी कार्डमम की खेती होती है। बिहार में नहीं होती है कार्डमम की खेती, इलायची की खेती बिहार में नहीं होती है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। मसालों में सबसे बढ़िया मसाला माना जाता है इसको, कार्डमम, इलायची, पता ही होगा आपको। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए। अगला न्यूज़ है कि कल लाल कृष्ण आडवाणी जी को राष्ट्रपति महोदया ने उनके आवास पर जाकर भारत रत्न प्रदान किया है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी को प्रदान किया गया है और किनको? बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को प्रदान किया गया है भारत रत्न का सम्मान। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बता ही चुका हूँ। आडवाणी जी पहले जनसंघ के, फिर बीजेपी के संस्थापक माने जाते हैं। कद्दावर नेता हैं अपने ज़माने के और प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे लेकिन नहीं बन पाए बेचारे। कोई बात नहीं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आडवाणी जी को कल आवास पर जाकर द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको सम्मानित किया। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। छोटे छोटे पीटी फैक्ट कि निम्न से किन किन को भारत रत्न अभी वर्तमान समय में दिया गया है। अच्छा ये बताइएगा मुझे, आपसे अगर पूछूं तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया है और सरदार पटेल को? ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कब दिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है वो बड़ा ही भयानक सा न्यूज़ है। क्या है भाई? एक बार में 60 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। अब जो जीआई टैग रटने वाले स्टूडेंट होते हैं, रटाने वाले मास्टर होते हैं, रटो बैठकर, जीआई टैग 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को दिया गया है, जिसमें बिहू ढोल जो असम का है उसको भी प्रदान किया गया है। और बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं पूरे देश भर से जिनको एक साथ जीआई टैग दिया गया। क्या इतने उत्पाद याद रखने ज़रूरी है? नहीं, आने वाले कल परसों में इसका एक और वीडियो में डिटेल में पढ़ा दूंगा कौन कौन से हैं। लेकिन फ़िलहाल थोड़े बहुत आप फैक्ट देख लीजिए, अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रहे। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि प्रोडक्ट जो मैं नाम लूँगा वो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको रटने बैठ जाना है कि 60 के 60 प्रोडक्ट रख लें, ऐसा नहीं करना है। इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करनी क्योंकि आप नहीं याद रख सकते हैं। एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों को दिया गया है, और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो एलिमिनेट आप कर सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है, यहाँ पर बताया गया कि बनारस का जो ठंडई होता है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। असम के भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें क्या है, अस्करिन क्या लिखा हुआ, आसारी कंडी का जो टेराकोटा क्राफ्ट होता है, टेराकोटा क्राफ्ट का मतलब होता है मिट्टी, पकी हुई मिट्टी का क्राफ्ट, उसको भी दिया गया है। उसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पर देखिए क्या है लिखा हुआ है,
पानी मेटे का क्राफ्ट जो है उसको भी दिया गया है। उसके बाद से साथ बेरी मेटल क्राफ्ट जो है उसको भी दिया गया है। जापी जो होता है बैम्बो हेड गियर होता है उसको भी दिया गया है। उसके बाद साथ जो मिसिंग हैंडलूम हो प्रोडक्ट होते हैं उसको भी प्रदान किया गया है। बिहू ढोल जो होता है ये भी असम का ही है, इसको भी प्रदान किया गया है। ये सब के सब असम के हैं। एक राज्य के इतने सारे हैं, कुछ दिन पहले भी दिया गया था। इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। ओके, इसके अलावा ये जो इतने लिखे हो, इसके अलावा 13 और प्रोडक्ट है जिसको असम में दिया गया है। जैसे बोडो वुमेन जो ड्रेस पहनती हैं उनको भी दिया गया है। बोडो इरी सिल्क का एक प्रकार होता है, मैंने आपको समझाया था एक दिन, इरी सिल्क होता है, इरी सिल्क को भी दिया गया है। उसके बाद से और भी है कई सारे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि बोडो गामसा, बोडो जममर्गा, ये सब अलग अलग जवर्गा करके एक ड्रेस होता है, इन सभी को दिया गया। मुख्य रूप से असम के जनजाति इलाके, बोडो इलाके के जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी सारे इसमें जीआई टैग दिए गए हैं। उसके पश्चात बनारस का ठंडई मिल्क जो होता है, जो दूध और अलग अलग नट्स मिलाकर बनता है, आपने पढ़ा पिया भी होगा शायद, बनारस गए होंगे तो बनारस का ठंडई तो बड़ा ही फेमस है। तो बनारस का ठंडई जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है किसके तहत, तो अभी जो 60 प्रोडक्ट को दिया गया उसमें। ओके, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि ईरी जो सिल्क होता है ना, बोडो ईरी सिल्क, इसको क्या माना जाता है, फैब्रिक ऑफ पीस एंड अहिंसा। अहिंसा असमिया भाषा का शब्द है, अहिंसा, अहिंसा। ओके, लेकिन इसका अर्थ होता है अहिंसा। यानी कि कई बार क्या होता है ना, सिल्क के प्रोडक्शन के दौरान वो जो कीड़ा होता है उसको मार दिया जाता है गर्म पानी में डालकर, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान असम में इसका पालन किया जाता है कि उस कीट को मारा न जाए, इसलिए इसको कई बार क्या बोल देते हैं, फैब्रिक ऑफ पीस एंड अहिंसा। अहिंसा असमिया भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है नॉन वायलेंस। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कौन सा, इसके अलावा बनारस का और भी प्रोडक्ट है, जैसे बनारस का तबला, बनारस का शहनाई, बनारस का लाल भरवा मिर्च। लाल भरवा मिर्च जो होता है, मिर्च का अचार, बनारसी मिर्च का अचार, उसको भी जीआई टैग दिया गया। ये तो सबसे शानदार प्रोडक्ट होता है, ये बनारस का जो लाल मिर्च का भरवा अचार होता है ये सबसे बढ़िया होता है। तो इन सभी चीज़ों को दिया गया है। त्रिपुरा के भी कुछ प्रोडक्ट हैं। इतने सारे प्रोडक्ट को आपको याद नहीं करना है, आपको बस जो कुछ कुछ मैंने बोला है उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ, बनारस के कुछ कुछ मूल चीज़ें हैं उसको ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में इन 60 में से मैक्सिमम प्रोडक्ट का हम लोग और भी विश्लेषण करके समझेंगे, जिससे आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। ओके, अभी ऊपर मैंने समझाया है उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस बोडो ईरी सिल्क के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि फैब्रिक ऑफ पीस एंड अहिंसा किसको बोला जाता है, हाल ही में चर्चा में रहा, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका कि यूरोपियन यूनियन का जो शेंगेन जोन है, क्या बोला जाता है इसको बंधुओं ध्यान से सुनिएगा आप थोड़ा सा। शेंगेन जोन ये यूरोपियन यूनियन का एक व्यवस्था है जिसको कब स्थापित किया गया था, तो 1985 ईस्वी 1985 में इसको स्थापित किया गया था। ये यूरोप के आर्थिक समुदाय के 5 सदस्य देश बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि था, जिसमें शुरुआत में, अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें रोमानिया और बुल्गारिया को भी शामिल किया गया है, जो आवाजाही को बिल्कुल ही सीमा पर किसी भी रोक टोक से मुक्त बना देते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, शेंगेन बोला जाता है, शेंगेन जोन बोला जाता है। ओके, जिसमें वीज़ा मुक्त पहुंच सुरक्षित कर दी जाती है यूरोपियन यूनियन में। इसी को कल किसने ज्वाइन कर लिया है, 2 और देशों को इसमें अनुमति दी गई है, बुल्गारिया और रोमानिया को अनुमति दी गई है कि आप भी शेंगेन जोन के हिस्सा हैं। अब वो शेंगेन जोन में शामिल हो गए हैं। शेंगेन जोन में फिलहाल में 27 देश और 2 और देश शामिल हो गए, तो 29 देश शामिल हैं। और इसमें क्या है, मुक्त व्यापार, मुक्त आवाजाही, मुक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोग भी बिना वीज़ा के जा सकते हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। एक यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी पर आधारित है। एक और चीज़ है कि क्या शेंगेन जोन में केवल ईयू के ही सदस्य शामिल हो सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसे देश शामिल हैं जैसे आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन शेंगेन जोन यानी कि मुक्त आवाजाही, मुक्त व्यापार का हिस्सा जरूर है यूरोप में। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया कि शेंगेन जोन जो होता है ये यूरोपियन यूनियन का एक व्यवस्था है जिसके तहत लोगों, व्यापारों, आर्थिक सामाजिक रूप से सभी चीज़ों के एकीकरण के लिए लाया गया था, जिसमें कोई भी सीमा नहीं होती है, सीमा पार आवाजाही बिना वीज़ा के होती है, व्यापार भी कोई बिना रोक टोक के होती है। लेकिन शेंगेन जोन में नॉन यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल हैं, जिसका उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो शेंगेन जोन का हिस्सा हैं। शेंगेन जोन कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो 1985 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया था।
सारा कुछ समझ में आ गया आपको शेंगेन जोन के बारे में, क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके तहत व्यवस्था है, कब स्थापित किया गया था, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगले टॉपिक पर चलते। अगला जो टॉपिक है ये बेहद ज़रूरी टॉपिक है और समझ वाला टॉपिक है और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। ये क्या है ये, तो आपको याद है 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना याद है आपको। जापान में एक बहुत ही बड़ा सा भूकंप आया था जिसके पश्चात सुनामी आ गई थी और उस सुनामी में क्या हुआ था, तो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वहाँ पर रेडियो एक्टिव चीज़ें काफ़ी फैल गई थी। तो वहाँ पर जो वाटर था ना, उस वाटर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो घुल गए थे। अब उस वाटर को जापानी सरकार समुद्र में भी नहीं छोड़ सकती थी, उसको इकट्ठा करके तब से रखा हुआ है जापानी सरकार ने, उसका ट्रीटमेंट वगैरह भी कर रही है, लेकिन रेडियो एक्टिव चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो उसका जैसे ही सरकार छोड़ने की कोशिश करती है तो अगल बगल के देश भी उसका विरोध करते हैं। चीन विरोध कर देता है, दक्षिण कोरिया विरोध कर देता है, जापान के लोग भी विरोध करते हैं। वहाँ के जो मछलियाँ थी उस तट के, उसको भी प्रभावित कर दिया था इस रेडियो एक्टिव चीज़ ने। इस पर एक वेब सीरीज आई है कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र हादसा पर, तो आप देख सकते हैं, शानदार वेब सीरीज है वो भी। तो इसको ज़रा समझते हैं क्या है ये, वाटर को लेकर विवाद क्या है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करने को लेकर क्या विवाद है और क्यों 2021 से 2024 आ गया और अभी तक ये विवाद चल ही रहा है। इसको ज़रा ज़रूर समझिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। और आपदा प्रबंधन के अगर हम लोग दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा ही अद्भुत सा टॉपिक है कि इस तरह की आपदा का भी हमें आने वाले दौर में सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो देखिए क्या है ये पूरा टॉपिक। फुकुशिमा का जल मुद्दा। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में समुद्र में 1 मिलियन टन से अधिक जल छोड़ने की जापान की योजना ने पड़ोसी देश के लिए चिंता उत्पन्न कर दी है। 1 मिलियन टन जल है, बहुत ज़्यादा होता है ये, विशेष रूप से दक्षिण कोरिया के लिए। हालांकि इसके बारे में दावा किया जाए कि यह जल उपचारित है लेकिन संभावित रूप से रेडियोधर्मी है। क्या बोला, इस वाटर का ट्रीटमेंट कर दिया गया है लेकिन ये जो है वाटर वो क्या है, तो कहीं न कहीं अभी भी माना जा रहा है कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें घुले हुए हैं। देखिए फुकुशिमा कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको दिख सकता है फुकुशिमा। उसके पश्चात 2011 ईस्वी में देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ, 2011 ईस्वी में 9 रिएक्टर के स्केल पर यहाँ पर भूकंप आया था। आप समझ सकते हैं कि सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक होता है और उसके पश्चात कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, हज़ारों में संख्या है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, फुकुशिमा जल मुद्दा। मृत्यु मुख्य रूप से भूकंप से नहीं हुई थी जापान में, मृत्यु मुख्य रूप से हुई उसके पश्चात जब सुनामी आई ना, वो आज तक के विश्व इतिहास में सबसे बड़ी सुनामी में से एक मानी जाती है। फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र को 2011 में आए एक बड़े भूकंप और सुनामी के बाद बंद करना पड़ा तथा इसके कारण पर्यावरण में बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री फैल गई। शुरुआत में इस घटना के कारण किसी मौत की खबर नहीं मिली। हालांकि इस भूकंप और सुनामी के कारण 18,000 लोगों की जान चली गई थी। जापान जैसे एक लड़ने वाले लोगों का देश, यानी कि प्राकृतिक आपदा से लड़ने वाले लोगों का देश है, छोटे मोटे भूकंप का तो वो लोग वैल्यू भी नहीं करते हैं, उसमें 18,000 लोगों की जान जाना कि यानी कि अगर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हादसा थी। सबसे बड़ी मात्रा में जान गई थी लोगों के सुनामी के कारण से। ठीक है, जापान परमाणु ईंधन के लिए शीतलन जल या क्षतिग्रस्त रिएक्टर इमारतों से रिसने वाले बारिश एवं भूजल को बड़े टैंक में संग्रहित कर रहा है और तब से जापान ने एक भी बूंद पानी वहाँ से बाहर नहीं जाने दिया है। और कोई दूसरा देश होता तो उस पानी को उठाकर समुद्र में फेंक देता, जो होता देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने एक भी बूंद वहाँ से बाहर नहीं जाने दी, उसको संग्रहित करके रखा हुआ है। मुद्दे से जुड़े हालिया विकास, जल को उन्नत तरल प्रसंस्करण प्रणाली का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है। रेडियोधर्मी घटक ट्रीटियम, जिसे पृथक करना काफ़ी कठिन होता है, एक हाइड्रोजन आइसोटॉप है, को छोड़कर अधिकांश को फिल्टर किया जाता है। ट्रीटियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप है और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव का तात्पर्य क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि आपके घर में अगर यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो यूरेनियम का, तो आपका पूरा घर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव। इससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें अपने आप निकलती रहती हैं। ओके, जापान का कहना है कि उसके पास जल के संग्रहण के लिए कोई जगह नहीं है, वह इसे समुद्र में छोड़ देता। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जापान को जल छोड़ने में सहायता कर रही है, लेकिन चीन जो है उसको लेकर कंसर्न जाहिर कर रहा है और चीन से वार्तालाप चल रही है, दक्षिण कोरिया से भी वार्तालाप चल रही है। ट्रीटियम रेडियोधर्मी है, इसकी समय सीमा लगभग 12.5 वर्ष के कारण आसपास है। दक्षिण कोरिया को डर है कि जल छोड़े जाने से उसका जल, नमक व समुद्री भोजन प्रदूषित हो जाएगा, जिससे मत्स्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसी प्रकार का कंसर्न चीन को भी है। दक्षिण कोरिया में नमक की बढ़ती मांग का कारण लगभग 27% मूल्य वृद्धि, भंडारण के साथ साथ मौसम, कम उत्पादन जैसे बाह्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। चीन ने भी जापान की इस योजना की आलोचना की है और इसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि आपको पारदर्शी प्रक्रिया पूरा बनाना चाहिए, तभी जाके इसको जल को छोड़ें।
विश्व की अन्य प्रमुख परमाणु आपदा कौन सी है? तो चेरनोबिल, इस पर भी वेब सीरीज बन चुकी है, आपने देखा होगा, ये भी वेब सीरीज अच्छी मानी जाती है। सबसे प्रमुख गंभीर परमाणु आपदाओं में से एक है चेरनोबिल आपदा। यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में देखी गई, लेकिन उस समय ये यूक्रेन नहीं था, उस समय ये यूएसएसआर था। चेरनोबिल एक शहर का डिज़ाइन किया जा रहा था, बहुत ही बड़े मॉडर्न सिटी का डिज़ाइन किया जा रहा था, जिसके लिए परमाणु ऊर्जा सप्लाई करना था और उसके लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। उस चेरनोबिल में हादसा हो गया और हादसे के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा में से एक है। वो सुरक्षा प्रशिक्षण के दौरान अचानक विद्युत क्षमता बढ़ने से विस्फोट और अग्नि की एक श्रृंखला बनेगी, जिससे रिएक्टर कोर नष्ट हो गया। बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री वायुमंडल में फैल गई थी। उसके पश्चात क्या है? 3 माइल आइलैंड दुर्घटना 1979 में। यह दुर्घटना संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर जेनेटिक स्टेशन पर हुई थी। इसमें रिएक्टर कोर के आंशिक रूप से पिघलने के परिणामस्वरूप रेडियोधर्मी गैसों का रिसाव हो गया था। इससे पहले भी परमाणु आपदाएं दुनिया भर में हुई हैं। फुकुशिमा सबसे लेटेस्ट उदाहरण है, 2011 का उदाहरण है। उसके पश्चात कोई बड़ी दुर्घटना नहीं देखी गई है अब तक। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्या है मुद्दा, कहाँ पर है ये, ट्रिटियम को लेकर है, ये भी ध्यान रखिएगा। का हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। देखते रहिए ऐसे ही और पढ़िए, डेली रेगुलर पढ़िए भाई। समय नहीं है आपके पास, अब तो 6 महीना भी नहीं है। 6 महीना कुछ नहीं होता, आपको सिलेबस 2 बार कंप्लीट करने में आपको समय लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।